देखिए बच्चों, आगे देखिए, विदेशी उपसर्गों में जब हम बात करते हैं तो अरबी, फारसी, डच, फ्रांसीसी, जर्मनी, इंग्लिश, कोई सी भी विदेशी भाषा, उसके उपसर्गों को हम यहाँ हिंदी भाषा के शब्दों के साथ में काम में लेते हैं तो वो सब विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हिंदी का अरबी, फारसी और भाषाओं से लंबा संपर्क रहने के कारण न केवल इन भाषाओं के शब्द आ गए अपितु अरबी, फारसी के शब्दों के साथ अन्य विदेशी उपसर्ग भी हिंदी के शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। उनमें से कुछ मुख्य शब्द इस प्रकार है। तो देखिए, अल का अर्थ है निश्चित, निश्चित। अब इससे शब्द बना अलविदा, अलबेला। ना का अर्थ है रहित, नालायक, नापसंद, नाखुश, नामुराद। तो बहुत सारे शब्द हैं। एन का अर्थ होता है ठीक, एन वक्त, एन इनायत, एन मौका। ला, बिना, लाइलाज, लापरवाह, लाजमी। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। बद, रहित, बुरा, बदजात, बदचलन, बदकिस्मत आदि बहुत सारे शब्द हैं। बा का अर्थ है साथ, बाकायदा, बामुलाहजा, बाअदब, बाइज्जत। गैर का अर्थ है रहित, गैर हाजिर, गैर मुमकिन। खुश, अच्छा, खुशहाल, खुशमिजाज। कम का अर्थ है थोड़ा, कम वक्त और कमसिन। हम का अर्थ है साथ, हमजोली, हमरा, हमदर्द, हमदम। बहुत सारे शब्द हैं। बिला का अर्थ है बिना, बिला शक, बिला वजह, बिला नागा आदि बहुत सारे शब्द हैं। बे का अर्थ है अभाव, बेकार, बेचारा। दर का अर्थ है में, दर असल, दरकिनार, दरबान, दरबार आदि बहुत सारे शब्द हैं। हर का अर्थ है प्रत्येक, हर पल, हर रोज, हरदम, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। बै का अर्थ होता है साथ, बदौलत, बजाय, बदस्तूर आदि बहुत सारे शब्द हैं। सर का अर्थ होता है मुख्य, सरपंच, सरकार। ठीक है, सरफरोश। नेक का अर्थ है भला, नेक दिल, नेक नियत। सब का अर्थ होता है उप, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब डिवीजन। हाफ का अर्थ है आधा, हाफ माइंड, हाफ पेंट, हाफ नेकर। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि विदेशी उपसर्गों से बनते हैं। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं कि ये विदेशी उपसर्ग है। अब हम चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो एग्ज़ाम में आते हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम्स में आए हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। 4 विकल्प दे रखे हैं आपको। पहला है अचार, आचार, विचार, प्रचार। यदि हम इनका विच्छेद करते हैं तो पहले शब्द में आ जमा चार, दूसरा ए जमा चार, तीसरा वी जमा चार, चौथा प्र जमा चार। तो देखने पर ऐसा लगता है कि ये चारों में भी उपसर्ग है, क्योंकि आ भी एक उपसर्ग होता है जो हिंदी का उपसर्ग है, ए भी उपसर्ग होता है, वी भी उपसर्ग होता है, प्र भी उपसर्ग होता है। किंतु यहाँ पर अचार शब्द के अंदर अचार अपने आप में एक पूर्ण देशज शब्द है और इसके अंदर ए उपसर्ग नहीं है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अचार। तो देखिए यहाँ पर ये 3rd ग्रेड एग्ज़ाम 2012 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं जो है आपका स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है आपको स्वा, दूसरा स्व, तीसरा सु और चौथा स। तो देखिए स और स्वा ये दोनों तो है ही नहीं, क्योंकि अब हम बात करते हैं, क्योंकि एक तो हो सकता है इसमें स्व, दूसरा हो सकता है सु। अब स्वाभिमान शब्द का अर्थ होता है अपना अभिमान, जबकि सु का अर्थ होता है अच्छा और स्व का अर्थ होता है अपना। तो आपको स्वतः ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर अपना शब्द अपनी सार्थकता लिए हुए है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्व। और ये भी 3rd ग्रेड एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है एक से अधिक उपसर्गों से बना कौन सा शब्द नहीं है। देखिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम।
यह प्रश्न पूछा गया है पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में 2011 में। इसके विकल्प हैं पहला विकल्प है असुरक्षित, दूसरा विकल्प है अत्याचार, तीसरा विकल्प है अधकचरा और चौथा विकल्प है पर्यावरण। यदि हम सबसे पहले बहुत ही इत्मीनान से इनका विच्छेद करते हैं और विच्छेद में लेते हैं हम सु और रक्षित, दूसरा अति आचार, अध कचरा, परि आ और वरण। तो इस तरह से हम देखते हैं इसमें एक उपसर्ग ये है, दूसरा सु है। यहाँ पर पहला उपसर्ग अति है, दूसरा उपसर्ग आ है। यहाँ पहला उपसर्ग परि है, दूसरा उपसर्ग आ है। तो इसमें दो उपसर्ग है, इसमें भी दो उपसर्ग है, इसमें भी दो उपसर्ग है, जबकि इसमें एक ही उपसर्ग है अध। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अध कचरा। इस तरह से इत्मीनान से प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए। इसी के साथ ही हम अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा प्रश्न। पहला विकल्प है आशित, दूसरा विकल्प है आशा, तीसरा विकल्प है प्रत्याशित और चौथा विकल्प है प्रत्यय। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रति, आशा और इत। जैसे हमने सबसे पहले उपसर्ग को बाहर निकाला तो शब्द बच गया प्रत्याशित। अब प्रत्याशित में भी प्रति उपसर्ग है, तो फिर हम इसमें प्रति उपसर्ग बाहर निकाल लेते हैं तो शब्द बच जाएगा आशित। अब आशित शब्द भी मूल शब्द नहीं है, क्योंकि आशित में भी आशा और इत इसमें प्रत्यय है। तो देखिए उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, ये दोनों तो क्या है? उपसर्ग है। और ये इत क्या है? ये प्रत्यय है। तो हमारा मूल शब्द क्या हुआ? आशा। ये हमारा मूल शब्द है। तो आपको इसमें सेकंड ऑप्शन आशा टिक करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए प्रश्न है, विदेशी भाषा के उपसर्गों से निर्मित कौन सा शब्द नहीं है? ये राजस्थान एसआई 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए पहला है हम शक्ल। तो इसमें हम जो है, जो हम उपसर्ग है वो एक उपसर्ग है और शक्ल इसमें मूल शब्द है। सर इसमें उपसर्ग है, ताज इसमें मूल शब्द है, उन मूल शब्द है और 50 इसमें मूल शब्द है और उन उपसर्ग है। ला पता, तो इसमें ला उपसर्ग है। तो देखिए हम, सर और ला ये तीनों ही विदेशी उपसर्ग है और उन हमारे हिंदी का उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है एक एक कम। अतः हमारा जो उत्तर जाएगा वो जाएगा 49। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ में हम, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखिए किस उपसर्ग में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनिच्छा, अनुचित, अनुपम, अनुगमन। हम इनका विच्छेद करते हैं। तो देखिए पहले शब्द का विच्छेद होता है अन जमा इच्छा, दूसरे का होता है अन जमा उचित, तीसरे का विच्छेद होता है अन और उपम, और
अनु और गमन। तो यहाँ पर अनु उपसर्ग आया है, इसलिए अनुगमन शब्द में अन उपसर्ग नहीं है। यह प्रश्न भी राजस्थान एसआई 2011 के पेपर में है। तो देखिए इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग है? निर्धन, तिरस्कार, बेईमान और आमरण। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके अंदर निर उपसर्ग है, यहाँ पर तिर उपसर्ग है, यहाँ पर बे उपसर्ग है और यहाँ पर आ उपसर्ग है। तो देखिए आ, तिर और निर ये सब हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग है, जबकि बे एक अरबी फारसी का उपसर्ग है। अतः यहाँ पर विदेशी उपसर्ग किस में है? तो बेईमान शब्द आपका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया है। इसी तरह के प्रश्न आपसे उपसर्गों में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीरस, नीरज, नीरव, निरंध्र। अब यहाँ पर निर जमा रस, यहाँ पर निर जमा रव, यहाँ पर निर जमा रंध्र। ये तो अब यहाँ पर यदि हम निर जमा रज करते हैं तो इस शब्द की सार्थकता नहीं होती, क्योंकि नीरज का अर्थ होता है कमल। तो इसमें नीर और जैसे ये शब्द बना है, इसलिए यहाँ पर निरुपसर्ग नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? नीरज। ये आरपीएससी लिपिक 2011 में पूछा गया प्रश्न, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट लेते हैं हम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें लेते हैं हम तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका विश्लेषण होगा अनुएशन, अन उदित, अनु उदित, अनुसार, अनु नव। तो ये चारों ही विकल्प इसके सही आए थे एग्जाम में। इसमें जैसे शब्द आ जाता है अनुर्वर, तो यहाँ पर अनुर्वर शब्द आ जाता है। अनु आपको दिखाई दे रहा है, फिर भी अन जमा उर्वर, तो यहाँ पर अन उपसर्ग है, इसलिए आपका पांचवा ही विकल्प आंसर होगा इसमें, अनुर्वर। ये भी आरपीएससी लिपिक 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आरपीएससी एलडीसी 2011 में। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो शब्द दिए हैं हमें कुरूप, कुशल, कुकर्म और कुचाल। तो देखिए इसमें विच्छेद करते हैं हम, तो कु और रूप से ये शब्द बना है, ये शब्द बना है कु और कर्म से, और ये शब्द बना है कु और चाल से। जबकि कुशल शब्द अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, इसलिए कुशल शब्द में कु उपसर्ग नहीं होगा। ये आपसे रीट लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया है और थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम 2012 में 2 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं हम,
प्रश्न पूछा है आपसे कि जय में कौन सा उपसर्ग लगाने से अर्थ उलट जाता है। अब यदि जय के आगे हम प्रय लगाएंगे तो शब्द बनेगा प्रजय। प्रजय जैसा शब्द हमने कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना। ये कोई सार्थक, जैसे प्रति, प्रतिजय। अब प्रतिजय का मतलब है कि जीत के बाद जीत प्राप्त होना, तो ये भी शब्द नहीं बना। एक शब्द बनता है हमारा विजय, लेकिन विजय का अर्थ और जय का अर्थ समान अर्थ है, इसलिए ये अर्थ उल्टा नहीं। लेकिन यदि हम जय के आगे परा शब्द लगाते हैं तो शब्द बनता है पराजय, जिसका अर्थ होता है हार। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। यह भी 3rd ग्रेड एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला शब्द लेते हैं हम, अगला प्रश्न लेते हैं। जैसे शब्द है, प्रश्न है आपका कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है। अब देखिए, स्वागत के अंदर या तो सु और आगत, इससे यण संधि होकर स्वागत शब्द बनता है, या फिर स्व और आगत, इन दोनों तरीके से भी स्वागत शब्द बनता है। लेकिन स्व का अर्थ होता है अपना, सु का अर्थ होता है अच्छा। तो देखिए, अब स्वागत शब्द का अर्थ है अच्छा, अच्छा आगमन। ठीक है, और यदि हम स्वागत के आगे स्व उपसर्ग को मानते हैं तो स्व का मतलब अपने आप ही आगमन, तो स्वागत शब्द का अपने आप के आगमन सब अर्थ नहीं होता। क्या अर्थ होता है? अच्छा आगमन। अतः इसमें कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है। ये भी आपको आरपीएससी एग्ज़ाम में तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखिए, किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? बद का अर्थ होता है बुरा। तो देखिए किस क्रमांक में नहीं है। अब शब्द आपको दे रखा है, एक तो बदस्तूर, एक दे रखा बदकिस्मत, एक दे रखा बदहजमी, एक दे रखा बदनाम। तो देखिए, बदनाम यानी बुरा नाम, बदहजमी यानी हाजमे की, तो यहाँ पर बद उपसर्ग है, यहाँ पर बद उपसर्ग है, यहाँ लेकिन इसमें बै जमा दस्तूर से ही ये शब्द बना है। ठीक है, बै जमा दस्तूर से, तो इसमें बै उपसर्ग होगा। अतः आपका उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, एक वाक्य दे रखा है और इसमें असंदिग्ध शब्द को अंडरलाइन कर रखा है। तो रेखांकित पद का अर्थ है। अब असंदिग्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संदिग्ध यानी जो संदेह से युक्त हो, जो संदेह युक्त हो, लेकिन इसके आगे अ उपसर्ग लगने से ए का अर्थ होता है निषेध या रहित, तो ये हो जाता है, इसका अर्थ संदेह रहित हो जाता है। इसका अर्थ क्या हो जाता है? संदेह रहित। ये रीट लेवल 2 2012 में पूछा गया प्रश्न है और इसमें आंसर जाएगा संदेह रहित। तो उपसर्ग लगने से अर्थ विपर्य हो जाता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? अब इसमें उ, उन, उत और उद, ये 4 उपसर्ग दे रखे हैं। अब इनमें से उत्कर्ष के अंदर कौन सा उपसर्ग है? अब चूंकि हम हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हिंदी में हिंदी का उपसर्ग लगाएंगे। उद और उत में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम इसमें उत उपसर्ग लगाएंगे और आपका उत्तर है उत। ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया है, इसका उत्तर उत माना है उन्होंने। और 3rd ग्रेड एग्ज़ाम 2012 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, वहाँ भी इसका उत्तर उत माना है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, उद उपसर्ग संस्कृत का है और उत उपसर्ग हिंदी का है। इस प्रकार से हम अब जितने भी वीडियो डालेंगे और उनके टॉपिक पूरे होंगे, उसके बाद में हम आपको इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। अगला अपना टॉपिक रहेगा प्रत्यय।